हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में ऐसी कई सारी चीज़ें शामिल होती है जिनका इस्तेमाल तो हम करते हैं, पर हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनका इस्तेमाल हमारी लाइफ की एक हैबिट बन चुकी होती है। ये चीज़ें बिल्कुल उसी तरह है जैसे खाने में नमक। खाना तो हम रोज ही खाते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते कि नमक का क्या महत्व है जब तक हम उसे अपने खाने में मिक्सिंग ना पाएं। दोस्तों, ऐसी ही एक चीज़ है रबर। देखा जाए तो रबर आजकल हमारे रेगुलर लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले नटराजन रबर हो या बाल में लगाने वाले हेयर बैंड, चाहे वह सुबह फूलों में पानी डालने की बात हो या गाड़ी से कहीं जाने की बात, ये सारे ही काम बिना रबर के मुमकिन नहीं है क्योंकि पानी डालने के लिए पाइप की आवश्यकता होती है जो कि रबर से ही बनाई जाती है, और गाड़ी में टायर की आवश्यकता होती है और वो भी रबर का ही बना हुआ होता है। दोस्तों, इन सब के जगह इसके यूज़ को देखते हुए आप इस रबर के महत्व को तो समझ ही चुके होंगे। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी जगह यूज़ होने वाला ये रबर आखिर बनाया कैसे जाता है? अगर आपने कभी ये सवाल नहीं सोचा तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे रबर पेड़ों से हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नेक काम को जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बगल में लगे उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। दोस्तों, रबर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोप्रीन से बने हुए पॉलीमर से बनता है जिसमें कम मात्रा में और भी इम्प्योरिटीज पाई जाती है। आज के टाइम पे दो देश थाईलैंड और इंडोनेशिया रबर के लीडिंग प्रोड्यूसर माने जाते हैं। पॉली आइसोप्रीन के अलग अलग फॉर्म जो कि नेचुरल रबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें एलास्टोमर कहा जाता है। आज के समय में रबर को ज़्यादातर रबर ट्री या अन्य पेड़ों से निकाले लेटेक्स से बनाकर तैयार किया जाता है। लेटेक्स एक चिपचिपा और दूध की तरह सफ़ेद दिखने वाला पदार्थ होता है। ये पेड़ लेटेक्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रबर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है लेटेक्स को कलेक्ट करना। जब बात उसके कलेक्शन की आती है तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। रबर के इन पेड़ों के बाग पर एक डीप कट बनाया जाता है जो कि पर्याप्त मात्रा में गहरा होता है। इस कट के कारण इस पौधे से बूंद बूंद करके दूध बाहर निकलता रहता है और इसे इकट्ठा करने के लिए इसे एक बाल्टी को कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि निकलते हुए दूध को कलेक्ट कर लेती है। जब ये लेटेक्स पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो इन्हें बड़े बड़े टैंक्स में पलट दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ एक ही पेड़ से नहीं होता, बल्कि जितने भी पेड़ होते हैं सब पे यही टेक्निक अप्लाई की जाती है और इस प्रोसेस को टेपिंग कहा जाता है। टेपिंग के लिए अक्सर सबसे ज़्यादा अनुकूल समय प्रातःकाल का होता है क्योंकि उस वक्त लेटेक्स वेजल्स में बहुत प्रेशर होता है जिसकी वजह से वह बहुत हार्ड होती है और उस वक्त सबसे ज़्यादा लेटेक्स इकट्ठा हो पाता है। इसके बाद शुरू होता है रबर को फॉर्म देना, जिसमें असल में ये इस्तेमाल किया जाता है। हम सबको पता है कि रबर हमें मिलती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और वो सॉलिड ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सख्त भी हो जाती है। जाहिर सी बात है कि हमें इस फॉर्म में रबर को ऑब्टेन करने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं से इस लेटेक्स को गुजारना पड़ेगा, तभी जाकर हमें रबर उस फॉर्म में प्राप्त होगा जिसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो इन बड़े टैंक्स में कलेक्ट किए हुए लेटेक्स को उसी तरह से फाड़ा जाता है जैसे दूध में नींबू का रस डालकर पनीर बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए हम नींबू की जगह फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लेटेक्स की क्वालिटी के हिसाब से उसमें फॉर्मिक एसिड मिलाया जाता है और फिर उसे 12 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अपने आप ही इस दौरान लेटेक्स फॉग्यूलेट होकर जम जाता है और उसमें से पानी अलग हो जाता है। फिर इन रबर शीट को उठाकर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रख दिया जाता है क्योंकि असल में ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इस तरह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद इस रबर को पहले एक मशीन द्वारा प्रेस करके इनको और भी पतली शीट में बदला जाता है और फिर शीट को मार्किंग मशीन में डालकर इन्हें प्रॉपर टेक्सचर दे दिया जाता है। जब मार्किंग मशीन में से रबर की पतली शीट बाहर आ जाती है तो उन्हें धोकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। इनको जब लगभग 3 दिनों तक सही से सुखा दिया जाता है तब इनका कलर सफ़ेद से बदलकर रेडिश या ब्राउनिश हो जाता है। इसके बाद इन्हें फिर एक ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर लगातार धुएं की सप्लाई होती रहती है, जिसकी वजह से यह शीट ना सिर्फ डार्क ब्राउन हो जाती है बल्कि इन शीट की क्वालिटी भी इसकी वजह से काफ़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन अभी भी इसकी क्वालिटी इतनी नहीं होती है और इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए आगे और भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है।
इसके लिए इन रबर शीट को लगभग 140 डिग्री तापमान पर ऑक्सीजन के ऑप्शंस में सल्फर से रिएक्ट करवाया जाता है। इस प्रक्रिया की वजह से ये रबर ना सिर्फ और हार्ड हो जाता है बल्कि इसकी क्वालिटी भी सबसे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इन सारी प्रोसेस के बाद भी ये रबर इस हद तक हार्ड नहीं हो पाता है जैसे कि पाइप और टायर जैसे सख्त चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसको इस्तेमाल करने के लिए अभी हमें एक और प्रोसेस के थ्रू गुजारना पड़ेगा जिसका नाम है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन की प्रोसेसिंग के दौरान इस रबर को कार्बन और ब्लैक पाउडर से मिक्स करके आगे मशीनरी में भेज दिया जाता है। मशीनरी में इस रबर कार्बन ब्लैक पाउडर को मिक्स करके इसको कई कंप्रेशन प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। इसके बाद ये एकदम परफेक्ट रबर में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी वल्कनाइजेशन के इस प्रोसेस की वजह से ही टायर में इस्तेमाल किए जाने वाले रबर का कलर काला हो जाता है, जिसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि टायर ब्लैक कलर के ही होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रबर को बनाने के लिए और भी कई सारे तरीके होते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला रबर को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही इस तरह के वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।